पैरामैग्नेटिज्म वो सब्सटेंस शो करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, प्योर ऑक्सीजन, तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेट की तरफ भागेगा। स्ट्रॉन्गर फील्ड मैग्नेट के नज़दीक होता है, इसलिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उसके नज़दीक जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्गर रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाते हैं, उन सब्सटेंस को कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और यह उनका प्रॉपर्टी कहलाता है पैरामैग्नेटिज्म। अगर हम लोग उनकी मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी को मापें तो उसकी माप ससेप्टिबिलिटी से होती है। मैग्नेटाइजेशन क्या होती है? तो डाइपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटाइजेशन को डिवाइड करेंगे अप्लाइड फील्ड से, अप्लाइड फील्ड की इंटेंसिटी से m/h निकालेंगे, तब ये क्वांटिटी कहलाएगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हायर द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, more magnetization is produced in a given volume. So we shall consider Langevins theory. तो लैंजविन के सामने समस्याएं क्या क्या थी कि पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना था। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ भागते हैं। इसका मीनिंग ये है कि उनके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर प्रोड्यूस होता है m, उसका वही डायरेक्शन है जो अप्लाइड फील्ड का है। ऐसा होने पर ही फोर्स इस तरह का आता है कि वो स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ मैग्नेट को ले जाए। तो ऐसे सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होगा और जो अप्लाइड फील्ड होंगे दोनों को डायरेक्शनल होंगे। पहला प्रॉपर्टी ये शो करना होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लोग फील्ड को हटा लें तो मैग्नेटाइजेशन समाप्त हो जाता है। तो फील्ड जैसे ही जीरो करेंगे मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्यूरी ने स्टडी किया कि अगर हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का टेम्परेचर को चेंज करें तो उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है। तो ये क्यूरी का लॉ है जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है। तो इन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए लैंजेविन ने अपना मॉडल फ्लोट किया और उस मॉडल के अंदर बेसिक एजम्पशंस यही थे। उन्होंने एज्यूम किया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो बिना डाइपोल का नहीं है, उसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट है जिसको मोलिकुलर डाइपोल कहा जाता है। और उन्होंने ये एज्यूम किया कि भिन्न भिन्न डाइपोल्स एक दूसरे से रैंडमली ओरिएंटेड हो सकते हैं और वे आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। नॉन इंटरेक्टिंग डाइपोल्स की कल्पना लैंजविन ने की। दूसरी कल्पना उन्होंने की कि इनका जो एनर्जी है बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में, उसी के अनुसार इनका नंबर ऑफ डाइपोल्स का एक खास एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किसी खास क्राइटेरियन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स एक एनर्जी को पॉजेस करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसको उन्होंने वैलिड माना, जबकि आप जानते हैं कि आजकल के थ्योरी के अनुसार जो मॉलिक्यूल का जो मैग्नेटाइजेशन होता है उसके लिए हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार काम करते हैं। वो उस समय सब मालूम नहीं था, इसलिए इनके पास जो एजम्पशन था पहला, फर्स्ट एजम्पशन उन्होंने क्या लिया कि मॉलिक्यूल्स है डाइपोल मोमेंट्स, और डाइपोल मोमेंट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, produce no net magnetization. In absence of
मैग्नेटिक फील्ड, और रैंडम ओरिएंटेशन क्यों है? क्योंकि उनके बीच थर्मल कोलिजन हो रहा है। रैंडमाइजेशन इज ड्यू टू थर्मल कोलिजन्स। और जब फील्ड लगाया जाता है तो इन डाइपोल्स पर टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क इनको टर्न करके फील्ड के अलोंग अलाइन करना चाहता है। जैसे यहाँ पर एक डाइपोल है और मान लिया कि इसका डाइपोल मोमेंट m है, इसको बी फील्ड में रखा जाए तो ये बी फील्ड चाहेगा इसको ऐसे घुमा के सीधा कर दे। लेकिन इसके साथ कोलिजन भी करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, तो दो दो यहाँ पर फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। ये चाहता है कि इसको सीधा करके इधर ले आए और कोई मॉलिक्यूल आके इसको टकरा के और इसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो दो एक दूसरे के विरोधी प्रवृत्तियाँ यहाँ पर काम कर रही है। कंपीटिंग फैक्टर्स कि बी फील्ड चाहता है इसको ओरिएंट करना, ऑर्डर में लाना, और थर्मल कोलिजन इसमें डिसऑर्डर प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग एक एज्यूम कर सकते हैं कि एक एवरेज एंगल थीटा पर दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो उस एंगल थीटा को यहाँ दिखा दें तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ डाइपोल अंडर टू कंपीटिंग फैक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड थर्मल कोलिजन। तो ये फील्ड लगाने पर इन दोनों में कंपटीशन होता है और एक इक्विलिब्रियम एंगल पर समझौता हो जाता है। When field is applied, molecule comes to a static angular position theta relative to B due to two competing factors, torque of B that wants to align dipole along B, and दूसरा है थर्मल मोशन, थर्मल मोशन actually collision that deflects it. तो ऐसी हालत में एक थीटा एंगल पर इसके पास एक एनर्जी हो जाती है और उस एनर्जी को हम लोग m डॉट बी लिख सकते हैं या एम बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। उस एनर्जी के कारण इसमें एक डिस्ट्रीब्यूट होने की टेंडेंसी आती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a molecule to have energy at temperature T in equilibrium is proportional to e to the power minus e upon kT, kBT. kB is called Boltzmann constant. kB, Boltzmann constant, यह है गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। गैस कांस्टेंट R होता है, R में नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, ये K कहलाता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इट इज R बाई एवोगैड्रो नंबर। अब इन तीन फैक्टर्स को लेकर के हम लोग
एक्सप्रेशन निकालेंगे कि मैग्नेटाइजेशन का क्या फार्मूला आता है और ससेप्टिबिलिटी का क्या फार्मूला आता है। अब हम लोग ज्योमेट्री डिस्कस करते हैं। ये एक पैरामैग्नेटिक सैंपल है जिसमें n मॉलिक्यूल्स हैं, यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स हैं। जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने डाइपोल्स भी हैं और यूनिट वॉल्यूम। और इस सैंपल पर एक मैग्नेटिक फील्ड B लगाया गया इस डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में Z मान लिया। तो उस Z से थीटा एंगल पर एक कोण की कल्पना करते हैं, और ये कोण हो गया ऐसे, और थोड़ा सा ऐसे बढ़ाया तो जितना एंगल में चेंज आया वो d थीटा है। थीटा से थीटा प्लस d थीटा के कोण, दो कोण के बीच में जो मॉलिक्यूल्स का डाइपोल लाई कर रहा है उसको dn बोल रहे हैं। लेट dn नंबर ऑफ डाइपोल्स directed along theta and theta plus d theta। ये दो एंगल के बीच में dn डाइपोल्स डायरेक्टेड है। ऐसे पूरे कोण के सरफेस के अलॉन्ग डाइपोल्स डायरेक्टेड हैं d थीटा एंगल में dn। उन सब के एनर्जी के कैलकुलेशन में हम मान सकते हैं कि उनका जो B के साथ डाइपोल का एंगल है लगभग थीटा है। एनर्जी कैलकुलेशन की दृष्टि से उनकी एनर्जी हो जाएगी माइनस m डॉट B पर डाइपोल। और अगर n डाइपोल्स लेंगे तो n इंटू इतनी एनर्जी हो जाएगी, और dn डाइपोल्स लेंगे तो उसी के अनुसार इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज एनर्जी पर डाइपोल। इस एनर्जी स्टेट में एक डाइपोल के रहने की प्रोबेबिलिटी, एक डाइपोल को इस एनर्जी स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर n डाइपोल्स लेंगे तो यहाँ n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितने भी डाइपोल्स लेंगे उनसे टोटल एनर्जी निकालेंगे तो उतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसमें बोल्ट्जमान, मैक्सवेल बोल्ट्जमान लॉ, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सवेल बोल्ट्जमान लॉ यूज किया जाएगा। E/kT ये फैक्टर है जो एक्सपोनेंशियल के पावर में रहता है, तो इसी के प्रोपोर्शनल हम लोगों का dn होगा, और dn इज प्रोपोर्शनल टू दिस। और ये एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा dn आएगा उसके अंदर में। तो एक सॉलिड एंगल d ओमेगा के भी ये प्रोपोर्शनल होगा। इस तरह से ये एक्सप्रेशन, इसको इक्वलिटी में अगर हम लिखना चाहेंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उस कांस्टेंट का वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। डी ओमेगा इज 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। ये सॉलिड एंगल है, एलिमेंट्री सॉलिड एंगल। इसको यूज करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग थीटा को चेंज करें तो थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, और थीटा को बढ़ाते जाएं तो ऐसे कोण फैलते जाएगा और कोण नीचे की तरफ आ जाएगा, और यहाँ थीटा पाई होने पर ये होल सैंपल कवर हो जाएगा। तो अगर होल सैंपल को हम लोग कवर करते हैं तो सारे डाइपोल्स को काउंट कर लेंगे, तो dn जोड़ते जाएं तो जितने भी इसके अंदर डाइपोल्स हैं वो सब काउंट हो जाएंगे। सैंपल का वॉल्यूम हम लोग मान लेते हैं कि यूनिट वॉल्यूम है, तो यूनिट वॉल्यूम में जितने डाइपोल्स हैं वो सारे आ जाएंगे। तो हमने यूनिट वॉल्यूम के लिए डाइपोल्स का नंबर n माना है, इसलिए dn का इंटीग्रल n होगा। और इस साइड में इंटीग्रल हम लोगों ने एक c कांस्टेंट दिया था, तो c इज आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, एंड देयर वाज d ओमेगा। d ओमेगा की जगह ये डालेंगे 2 पाई साइन थीटा डी थीटा एंड e टू दी पावर माइनस
mb cos theta divided by kt, and this should be integrated over the value of theta ranging from 0 to pi। तो ये सारा चीज़ें इंटीग्रेट करने से n के इक्वल होगा। पहले हम लोग dn का एक्सप्रेशन निकाले थे, डी ओमेगा था यहाँ पर, डी ओमेगा का वैल्यू इतना होता है, तो डी ओमेगा की जगह इतना पुट कर दिए। ये डॉट प्रोडक्ट ले लिए हैं, ई का वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा और एक प्लस हो जाएगा। लेट एम बी अपॉन के वी टी, बार बार इसको नहीं लिखना पर इसको अल्फा मान लेते हैं। तो इसी हालत में एन विल बी इक्वल टू सी इंटीग्रल 0 to पाई ई टू द पावर अल्फा कॉस थीटा और इधर साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर देखें हम लोग कि इसको सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइन थीटा को अगर हम लोग कॉस थीटा को x मान लें, कॉस थीटा इक्वल टू x, कॉस थीटा x मान लिए, देन इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस साइन थीटा डी थीटा विल बी डी एक्स, और थीटा इक्वल टू 0 का मतलब है 0 यहाँ रखने पर x का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये 1 से और यहाँ पाई पर जाएंगे तो -1 होगा। सो n विल बी 2 पाई c 1 to -1 e to the power alpha x dx with a माइनस साइन। अब इस माइनस को इधर लेके इस लिमिट में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो इट इज 2 पाई c 1 -1 to 1 e to the power alpha x dx। Now this can be integrated। 2 पाई c e टू द पावर अल्फा x का इंटीग्रल अल्फा से खाली डिवाइड होता है, तो e टू द पावर अल्फा x बाई अल्फा, और इसके बाद लिमिट रखेंगे -1 और 1। सो इट विल बी 2 पाई c e टू द पावर, अपर लिमिट रखेंगे तो अल्फा आएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस अल्फा आएगा, डिवाइडेड बाई अल्फा। तो दिस गिव्स अस वैल्यू ऑफ c। ये सब इधर आ जाएंगे तो c के वैल्यूज निकल आएंगे। Therefore we can find out c divided by e to the power alpha minus e to the power minus alpha और 2 पाई c। 2 पाई c n अल्फा बाई टू द पावर अल्फा माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा। इससे dn का वैल्यू ये आ रहा है 2 पाई c e टू द पावर cos अल्फा अल्फा cos थीटा अल्फा साइन थीटा डी थीटा। ये वैल्यू अभी हम लोग यहाँ निकाले हैं, तो इसको यहाँ पर केवल पुट कर दिए। तो दिस इज आवर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉलिड एंगल डी ओमेगा। अब इतने पार्टिकल्स ऐसे जेड एक्सिस से कुछ एंगल बनाकर हैं और हर एक में एक डाइपोल मोमेंट m है, तो ऐसे ऐसे डाइपोल मोमेंट्स वेक्टर्स हम लोग मान सकते हैं कि थीटा एंगल पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और उनका अगर वेक्टर सम लेंगे तो जेड एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है वो सब ऐड होता जाएगा और जेड के जो परपेंडिकुलर है वो म्यूचुअली कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से m का वैल्यू यहाँ पर आप लिख सकते हैं। m जेड इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। This is net dipole moment per unit volume is dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया, और एक पार्टिकल के पास है डाइपोल मोमेंट m और इसका cos थीटा ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इतना हो गया dn पार्टिकल से कंट्रीब्यूशन। तो पूरे सैंपल से कितना कंट्रीब्यूशन हुआ इसको इंटीग्रेट करना होगा। सो वी हैव यही dn का वैल्यू यहाँ से पुट कर दें। It will be m n alpha e to the power alpha minus e to the power minus alpha
एंड इंटीग्रल dn। तो dn का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख दें, तो वही लिख रहे हैं, dn का कुछ पार्ट लिखा गया है, अब इतना पार्ट बचा हुआ है, और cos थीटा खाली यहाँ पर आएगा, e टू दी पावर अल्फा cos थीटा और sin थीटा cos थीटा d थीटा। दिस इज इंटीग्रेबल, ये सब कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन होगा थीटा का वैल्यू 0 से पाई तक, फिर इसको सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करेंगे। यूजिंग cos थीटा इक्वल टू x, cos थीटा को x मानने पर इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी एक्स, और ये e टू दी पावर अल्फा एक्स हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा में जो माइनस डी एक्स हो जाएगा और कॉस थीटा एक्स हो जाएगा। ये जब थीटा 0 है तो उस समय थीटा 0 रखने पर एक्स का वैल्यू 1 आएगा, तो ये 1 से और -1 तक इंटीग्रेट होगा। सो वी कैन राइट दिस एज माइनस साइन को हमने लिमिट में एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये जो इंटीग्रेशन है प्रोडक्ट फंक्शन का है, तो u भी का इंटीग्रेशन u इंटीग्रल डी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स डी एक्स का इंटीग्रल होल का इंटीग्रल, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन u है और सेकेंड फंक्शन e टू दी पावर अल्फा एक्स है। ऐसा अलजेब्रिक और तब एक्सपोनेंशियल लेने का प्रैक्टिस है, तो इसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू दी पावर अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा आएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हुआ और सेकेंड का इंटीग्रेशन ये हुआ और इसका इंटीग्रेशन, सो वी हैव x e टू दी पावर अल्फा एक्स बाई अल्फा माइनस e टू दी पावर अल्फा एक्स बाई अल्फा स्क्वायर, और लिमिट रखना है -1 से 1। तो इसमें पहले अपर लिमिट रखना है x की जगह पर 1 तो x की जगह पर 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा, पहला लिमिट रखते हैं पूरे में e टू दी पावर अल्फा, पहला टर्म बाई अल्फा और दूसरा टर्म e टू दी पावर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर, ये 1 रखने से हुआ। इसके बाद -1 रखेंगे इसका वैल्यू, e टू दी पावर -1 x की जगह रखना है, तो ये माइनस e टू दी पावर माइनस अल्फा बाई अल्फा, ये माइनस e टू दी पावर माइनस अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर। अब ये माइनस जो है इस माइनस से कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होगा, तो ये दोनों प्लस हो गए। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो अल्फा है ये प्लस हो गया, इस माइनस के कारण ये प्लस हो गया। इसको इकट्ठा करें, so it is e to the power alpha plus e to the power minus alpha by alpha
ये माइनस वाला, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया है। तो माइनस माइनस अगर बाहर लेते हैं e टू दी पावर अल्फा माइनस e टू दी पावर माइनस अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर। So using this we can write now mz। mz के एक्सप्रेशन में हम लोग लिखे थे mn अल्फा डिवाइडेड बाई e टू दी पावर अल्फा प्लस e टू दी पावर माइनस अल्फा बाई अल्फा माइनस e टू दी पावर अल्फा स्क्वायर। तो ये अल्फा इससे कैंसिल हो जाएगा और इसको इसके अंदर ले जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज mn एंड e टू दी पावर अल्फा माइनस अल्फा बाई माइनस अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा। दिस थिंग इज cot hyperbolic alpha and this whole thing is called Langevins function। इस पूरे चीज का नाम है Langevins function। और mn क्या है? तो m है डाइपोल मोमेंट ऑफ वन डाइपोल और n है टोटल नंबर ऑफ डाइपोल्स। तो जो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट इससे हम लोग पा सकते हैं वो है mn। So that maximum value is called saturation magnetization। Now mn is the maximum value of magnetization called saturation value। Saturation magnetization ms। Therefore we can write this ms and we can write this as ms L alpha। L alpha is called Langevins function। Its value depends on alpha। So we see that ms is positive and L alpha is also positive for all values of alpha। So we see that mz and mz is always in the direction of bz, mz is positive। Now alpha is mb upon kt, where m is dipole moment of one dipole, so this can be written as ms upon n। Now we discuss special cases। There are two special cases। One is when alpha is large। Alpha is large means T is small, so at low temperature alpha is large। So in the large alpha limit, alpha tending to 0, L alpha is found to be nearly 1, it approaches 1 for large alpha। So in that case we have 1 equal to this much and mz is equal to ms, that is saturation, and alpha is mb by kt, alpha and b are positive। The second case is at high temperature। So near room temperature we have alpha small। For small alpha, alpha small होगा टेम्परेचर हाई होने पर
T is large, then L alpha can be shown to be equal to approximately alpha by 3. So in that case we have mz equal to ms L alpha is alpha by 3 and alpha is this much, ms square b divided by 3 nkb t. This shows that m and b are co-directional. M is in the direction of b, and we can calculate from here the value of susceptibility chi. Chi is m by h, so we can divide this and find out chi. The magnetization is produced in the direction of applied field. This was first property of paramagnetic substance, which directly comes from Langevin theory. The second property is about chi. Susceptibility chi is positive, that we can see from here. Now chi is mz upon h, so dividing this by h, we have ms square b upon h divided by 3 nkb t. B upon h is mu naught for non-interacting dipoles. This is mu naught. Permeability of vacuum, mu naught, 3n kBt. So this shows that chi depends on temperature, and this is Curie law. Chi is inversely proportional to temperature for paramagnetic substances. This is Curie law. The previous relation also shows that when B becomes 0, mz becomes 0. तो मैग्नेट का मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाता है जब आप B को समाप्त करते हैं. तो यही तीन चीज़ डिस्कस करना था. ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, काई पॉजिटिव है और क्यूरी लॉ को वे करता है, और साथ में mz 0 हो जाएगा जब B 0 हो जाए. उसको यहीं पर लिख सकते हैं कि mz is 0 when B is 0. तो जैसे ही हम लोग B को ऑफ करेंगे, फील्ड को हटाएंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फिर डीमैग्नेटाइज हो जाएगा. उसका रीजन यह है कि थर्मल कोलिजन उसको फिर रेंडमाइज कर देता है, इससे वो फिर ऑर्डिनरी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाता है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है.